हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टारगेट हाई के एमसीक्यूज की सीरीज में अगला पार्ट लेकर आई हूं जो पार्ट 10th है। और इसमें मैं अगेन 20 क्वेश्चन लेकर आई हूं जो कि क्लिनिकल बेस्ड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं, स्पेशली नॉर्सेट की को देखा जाए तो अब उस लेकिन आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग से कंप्लीट की है। आई एम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम आरएके कॉलेज। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है जो कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में है। ये मैंने एसके से किया है जो कि हैदराबाद में है। और इसके बाद मैंने कंटिन्यूइंग काम करते हुए मेरा अभी तक 13 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है जो एम्स दिल्ली का है। काफी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। काफी कुछ सीखने को मिला है अभी तक मुझे एम्स दिल्ली से। तो चलिए इसी नोट से शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। A 75-year-old female patient is admitted to the hospital with a hemoglobin level of 7 gram per dl and is presenting with ataxia and confusion. Which of the following nursing intervention is the priority for this patient? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 75 ईयर की फीमेल है, हीमोग्लोबिन लेवल 7 है और प्रेजेंट किया है उसने अपने आप को एज विद सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ एटेक्सिया एंड कंफ्यूजन। एटेक्सिया बेसिकली इज इनएबिलिटी टू बैलेंस वन सेल्फ। तो इनएबिलिटी टू बैलेंस के कारण जो पेशेंट है इज एट हाई रिस्क ऑफ फॉल की बहुत ज्यादा रिस्क में है। और इसमें जो नर्स की है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ये पूछा गया है। एटेक्सिया पहले मैं क्लियर कर दूं। एटेक्सिया क्या होता है? जो हमारा सेरिबेलम होता है एक पार्ट जो ब्रेन का होता है, सेरिबेलम, उसके थ्रू से हम अपने बॉडी को बैलेंस करते हैं वाइल वॉकिंग, वाइल सिटिंग। तो जब एटेक्सिया होता है तो हमारा सेरिबेलम जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता है। उसके कारण हम लोग अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो पेशेंट को क्या एटेक्सिया भी है और कंफ्यूजन भी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं एक बार। Ensure the patient is in dimly light and calm environment. B is keep the top rails of the bed raised and place the call bell within the reach of the patient. C is encourage the presence of family members at the bedside. And D is inquire with the patient about potential causes of anemia. तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन, कीप द टॉप रेल्स ऑफ द बेड रेज्ड एंड प्लेस द बेल कॉल बेल विद इन द रीच ऑफ द पेशेंट। अब जो साइड रेल होते हैं, जिसको हम साइड रेल भी बोलते हैं, बेड के साइड में होते हैं, उसको अप कर दिया जाता है ताकि पेशेंट को फॉल ना हो और कोई इंजरी ना हो। और जो कॉल बेल है वो पेशेंट के हाथ के रीच में रहती है ताकि जब भी पेशेंट को जरूरत पड़े, रादर देन वो उठे बेड से, वो कॉल बेल करके नर्स को या कोई भी हेल्प को कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। A 45-year-old woman undergoing radiation therapy for breast cancer expresses to nurse that she finds it difficult to vocalize her anxieties and worries about her treatment. Which alternative for complementary therapy would be the most appropriate for the nurse to teach the patient to deal with this situation? तो जो क्वेश्चन है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि पेशेंट जो है 45 ईयर ओल्ड की विमेन है और शी इज अंडर गोइंग रेडिएशन थेरेपी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और जो है वो अपनी फीलिंग्स को, एंजाइटी को और वरी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है अबाउट द ट्रीटमेंट। अब विच ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, हमें और क्या कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की थेरेपी देनी चाहिए पेशेंट को टू डील विद दिस सिचुएशन। तो सबसे पहले है जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होती है? पेशेंट लिख के अपनी चीजें जो है, पेशेंट इज राइटिंग द थिंग्स एंड हैंडिंग ओवर द थिंग्स टू द हेल्थ केयर पर्सनल। वो लिख के अपनी चीजें बताता है क्योंकि वो वर्बलाइज नहीं कर पाता है, तो वो राइटिंग में देता है, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को देता है। सेकंड इज योगा थेरेपी, जो सबको वेल नोन है, योगा से ही होगा वाली थेरेपी है। देन हर्बल थेरेपी। हर्बल थेरेपी हम जो भी देखते हैं, आयुर्वेदा एंड हर्बल, वो वाली थेरेपी हमें देने की जरूरत है। या कायरोप्रैक्टिक थेरेपी। कायरोप्रैक्टिक थेरेपी में हम
मैनिपुलेशन करते हैं हैंड्स से। एक टाइप की मसाज होती है जिसमें हम प्रेशर पॉइंट्स को प्रेशर करते हैं। ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए होती है, जब पेन होता है या डिस्कम्फर्ट होता है तो कायरोप्रैक्टिक थेरेपी इज द वन विच कैन बी यूज्ड। एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की ब्रांच है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जर्नलिज्म। पेशेंट जो है अगर वर्बलाइज नहीं कर पा रहा है अपनी फीलिंग तो वो लिख के भी बता सकता है। Question number 3. A patient with sickle cell anemia inquires why the sickling crisis does not resolve upon initiating of oxygen therapy. How should the nurse best explain this explanation to the patient? जो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसीज होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं और उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है रिड्यूस हो जाती है और वो क्लोग हो जाते हैं छोटी छोटी आर्टरीज और वेन्स में। इसके कारण जो हमारा टिश्यू परफ्यूजन है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है। ये बेसिकली सिकल सेल एनीमिया में होता है। तो ऑक्सीजनेशन से क्या फायदा होगा? ऑक्सीजनेशन से कुछ खास फायदा नहीं होगा क्योंकि जो ऑलरेडी आरबीसीज हैं वो सिकल शेप्ड हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं कर पा रहे हैं तो ब्लड में जो है कैरी नहीं कर पाएंगे आगे तक और क्लोगिंग हो जाएगी स्मॉल आर्टरीज और वेन्स में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन बी, व्हेन द आरबीसी इज सिकल they occlude small blood vessels which causes more local hypoxia and more sickling. So this is the correct answer. Next, while providing care for a female patient with Alzheimer's disease and her husband who is primary caregiver, प्राइमरी केयर गिवर क्या होते हैं? जो द ओनली केयर गिवर, जो सबसे क्लोज होते हैं पेशेंट के और वही सारा काम करते हैं पेशेंट का जब पेशेंट बेड रिडन या ऐसी किसी डिजीज से ग्रसित होता है जैसे एल्जीमर्स डिजीज। ये बेसिकली ये टर्म जो है ना फॉरेन की है, फॉरेन हॉस्पिटल में अक्सर ये यूज की जाती है केयर गिवर, तो यहाँ पे भी उन्होंने वहीं से ही ले लिया है। द नर्स ऑब्जर्व दैट पेशेंट्स हस्बैंड इज experiences an increase in asthma symptoms. What is the potential explanation for this observation? आपने देखा होगा कि जब ऐसी कोई डिजीज होती है जैसे एज्मा, जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, उसमें स्ट्रेस का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब हम क्रोनिक एंड इंटेंस स्ट्रेस में रहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना ट्रिगर हो जाता है और एक्सेजर्बेशन हो जाता है हमें सिम्टम्स का, और ये एक सिम्टम है जो कि एस्थमा के रूप में बाहर आता है। तो अगर पेशेंट के हस्बैंड को ऑलरेडी ही इज अ पेशेंट ऑफ एस्थमा, तो जब इसको इंटेंस स्ट्रेस हो रहा है और जो कि लॉन्ग टर्म में क्रोनिक स्ट्रेस हो गया है तो इससे क्या होगा? एक्सेजर्बेशन ऑफ सिम्टम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्रोनिक एंड इंटेंस स्ट्रेस कैन कंट्रीब्यूट टू एक्सेजर्बेशन ऑफ इम्यून रिलेटेड कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 5. द नर्स रोजी noticed the positive sign demonstrated in the image in a patient. The nurse would anticipate the IV administration of which medicine? यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है वो किवोस्टेक साइन का हो रहा है। किवोस्टेक साइन होता है जब हम पेशेंट को एक जो है फेस पे अगर हम टैप करेंगे तो उसकी जो मसल्स होती हैं वो उस तरफ मूव हो जाएंगी, उस साइन को बोलते हैं हम किवोस्टेक साइन। और ये कब होता है? जब ब्लड में कैल्शियम ग्लूकोनेट यानी कैल्शियम का लेवल रिड्यूस हो जाता है, डिमिनिश होने लगता है, तो उस टाइम पे ये जो है साइन बहुत ही हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है पिक्चर में एक बीपी कफ भी दिखाया हुआ है अगर आप देखेंगे तो, और बीपी कफ में जो है इन्फ्लेशन किया हुआ है, आप अगर उसकी नीडल देखते हैं तो ऊपर गई हुई है। तो एक ट्रोसिसाइन भी होता है। ट्रोसिसाइन में क्या होता है? जब हम बीपी कफ पेशेंट को मतलब इन्फ्लेट करते हैं टाई करके तो हमारी हैंड और रिस्ट की जो मसल्स होती हैं वो ट्विचिंग होती है उनकी और स्पैज्म हो जाता है। तो ये कब होता है? जब हम ब्लड प्रेशर कफ को इन्फ्लेट करते हैं और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नियर लाते हैं, फ्यू मिनट्स के लिए अगर ऐसे रखते हैं तो ट्विचिंग यानी स्पैज्म भी साथ में हो जाता है हैंड और रिस्ट का। तो उस साइन को बोलते हैं ट्रोसिसाइन। और ये किवोस्टिक साइन और ट्रोसिसाइन दोनों मतलब साथ में ही होते हैं क्योंकि ये एक ही प्रॉब्लम में होते हैं जो कि है विटामिन
सॉरी, कैल्शियम ग्लूकोनेट की कमी से। पेशेंट को जो है ना कैल्शियम ग्लूकोनेट हमें आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, तभी ये रेक्टिफाई हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, a 65-year-old patient is experiencing cardiac arrest with refractory ventricular fibrillation that has not responded to other drugs. What medication is the preferred choice when other agents have been ineffective? तो यहाँ पे जो एंटी एरिथमिक मेडिसिन है वो है एमियोडेरोन, और एमियोडेरोन इज द अप्रोप्रिएट ड्रग हेयर फॉर वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। फ्रेंड्स, यहाँ रिफ्रैक्टरी का मीनिंग है, रिफ्रैक्टरी मतलब जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है वो किसी और ड्रग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की, उससे ट्रीटमेंट से जो है सिम्टम्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी। तो जब रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो उसमें एक ही ड्रग काम करेगा, जो एंटी एरिथमिक ड्रग है वो है एमियोडेरोन। क्वेश्चन नंबर 7, a patient in the ward has been prescribed promethazine for the management of nausea and vomiting. The patient is curious about how the medication exerts its effects. How should the nurse best explain the mechanism of action? Friends, जो promethazine है is also sold under name of Finargan. Finargan आपने सुना होगा, promethazine का नाम दूसरा जो होता है ट्रेड नेम। ये एक्चुअली एंटी हिस्टामिनिक है, और ये एलर्जीज, नोजिया एंड इंसोम्निया, इन तीनों केसेस में दी जा सकती है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए, इट इनहिबिट्स द D2 रिसेप्टर्स इन द ब्रेन। सेकेंड इज इट ब्लॉक्स द H1 रिसेप्टर इन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ऑप्शन सी इज इट इनहिबिट्स द M1 receptors in the gastrointestinal tract. And D is it blocks the 5-HT3 receptors in the central nervous system. CTZ जो है वो कुछ उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं एमेटिक एजेंट्स को ब्लड में, और ये एंड इट रिलेज दैट इंफॉर्मेशन टू वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। और यही जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं जो कि वॉमिटिंग इंड्यूस करता है। नाउ ये क्या करता है काम, प्रोमेथाजिन, इट ब्लॉक्स द H1 रिसेप्टर्स इन द कीमोरिसेप्टर जोन। तो वो वॉमिटिंग के सिग्नल्स को रिसीव नहीं कर पाते, जो रिसेप्टर्स हैं वो वॉमिटिंग के सिग्नल्स को रिसीव नहीं कर पाते हैं, और जो कि ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसीलिए हमारी वॉमिटिंग और नोजिया भी बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, a patient is given Retiplase for thromboembolic stroke. His blood pressure suddenly begins to fall because of hemorrhage. What medication does the nurse anticipate which will potentially be used as treatment for the hemorrhage? यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। पेशेंट को रेटिप्लेस दिया हुआ है फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिक स्ट्रोक। स्ट्रोक के लिए जब थ्रोम्बस बन जाता है तो उसके लिए रेटिप्लेस दिया हुआ है। इसके बाद उसका जो ब्लड प्रेशर है वो सडनली फॉल हो रहा है ड्यू टू हेमरेज हो गई, इसलिए फॉल हो रहा है। अब कौन सी मेडिकेशन देनी है जो कि ट्रीटमेंट है हेमरेज स्टॉप करने के लिए, तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस में दिया हुआ है स्ट्रिप्टोकाइनेस। नेवर कंफ्यूज विद स्ट्रिप्टोकाइनेस। स्ट्रिप्टोकाइनेस जो कि है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एम्बोलाइटिक ड्रग है, और ये कार्डियक अरेस्ट में ही दिया जाता है जब MI के केसेस होते हैं। आपने सुना ही होगा, इमरजेंसी में स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है। जो सेकेंड ड्रग है एमाइनो कैप्रोइक एसिडोकैप्रोइक एसिड, ये इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एंटी फिब्रिनोलाइटिक प्रॉपर्टी होती हैं। यानी ये क्या करता है, जब क्लोट बन के टूट जाता है, ये उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली ट्रीट करता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को। अगर ब्लीडिंग हो गई है तो ये स्टॉप करने में मदद करता है। सी इज कैल्शियम ग्लूकोनेट, यहाँ पे तो इसका कोई यूज दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट इज प्रोटामिन सल्फेट। जो प्रोटामिन सल्फेट है वो हेपेरिन जैसे ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है जब ओवरडोसेज हो जाती है या फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो प्रोटामिन सल्फेट केवल ड्रग को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हेमरेज को कंट्रोल करने में इसका कोई असर नहीं होता है।
Question number 9. A 35-year-old patient presents to the clinic with complaints of red and irritated skin following a recent episode of diarrhea. The patient reports discomfort and itching in the affected area. Based on the patient's symptoms assessment findings, which medication would be the most appropriate choice to alleviate the patient's skin irritation? स्किन इरिटेशन में कौन सी मेडिसिन सबसे अच्छी रहेगी इनमें से? ऑप्शन नंबर 1 जिंक सल्फाडाइजिन, ये तो बर्न्स के पेशेंट को लगाई जाती है, आपको पता होगा. ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड एक अच्छी क्रीम है जो कि स्किन इरिटेशन के लिए यूज की जाती है, तो दिस कुड बी द वन आंसर. ऑप्शन सी इज मेफेनाइड एसिटिक एसिड एसिटेट. It is an antibacterial cream used for bacterial infection in especially in burns patient. तो ये भी appropriate cream नहीं है. Option D is Action. Action again is a trade name for some cream. So यहाँ पे जो best option है वो है zinc oxide. Zinc oxide जो है topical agent है to smooth and protect irritated skin. It provides a barrier against moisture and can help reduce inflammation and itching. Question number 10. A 62-year-old patient with pneumonia is receiving gentamicin. It would be most appropriate for a nurse to monitor which of the following laboratory values in the patient. Option number 1, hemoglobin and hematocrit. Option B is blood urea, nitrogen and creatinine. Option C is platelet count and clotting time. And option D is sodium and potassium. तो जेंटामाइसिन जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है. तो नेफ्रोटॉक्सिक अगर है तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम देखेंगे, जिसको BUN भी हम बोलते हैं, और क्रिएटिनिन. ये रीनल फंक्शन टेस्ट में होते हैं दोनों, जिसको KFT या RFT दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. A patient suffering from hepatoplasmosis has been prescribed topical ketoconazole, Nizoral जिसको बोलते हैं ट्रेड नेम. What advice will the nurse give to the patient while taking the medication? I hope topical का मतलब सभी को पता होगा. टॉपिकल का मीनिंग होता है स्किन के ऊपर अप्लाई करना, इनसाइड या माउथ के अंदर नहीं लेना बल्कि ऊपर से अप्लाई करना इज कॉल्ड टॉपिकल. अब यहाँ पे जो है हिस्टोप्लाज्मोसिस हो रहा है पेशेंट को. हिस्टोप्लाज्मोसिस अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन ड्यू टू ए मोल्ड इनहेलेशन. कुछ मोल्ड होती हैं जो हिस्टोप्लाज्मोसिस प्लाज्मा के नाम से जानी जाती हैं, और ये मोल्ड इनहेलेशन से क्या होता है, पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में. तो ये कुछ ही एरिया में प्रेवलेंट होती हैं ज्यादा. तो यहाँ पे क्यों है, पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो चुका है और उसके लिए टॉपिकल कीटाकोनाजोल दिया हुआ है, जिसको नाइजोरल के नाम से जाना जा रहा है. तो क्या एडवाइस देगी नर्स उसके मेडिकेशन के रिगार्डिंग? ऑप्शन 1 दिया हुआ है अवॉइड सनलाइट एक्सपोजर, देन लिमिट अल्कोहल टू 2 ounce डेली, टेक मेडिकेशन एम्प्टी स्टमक, और टेक मेडिसिन विद एंटासिड. ये लास्ट के दो जो ऑप्शन है वो तो मतलब दे आर यूजलेस, क्योंकि हम मेडिसिन को खा नहीं रहे हैं बट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है अवॉइड सनलाइट एक्सपोजर, तो यही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लिमिट अल्कोहल से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. तो अवॉइड सनलाइट एक्सपोजर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर ऑप्शन. जब भी हम कोई भी टॉपिकल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, स्किन पे कुछ भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो सनलाइट जो है उसको अवॉइड करना होता है या लिमिट करना होता है. क्वेश्चन नंबर 12. A patient is on warfarin for prevention of deep vein thrombosis. He develops depression and is started with fluoxetine, which is the highly protein bound. What interaction might be seen? पेशेंट को वारफरिन पर है पेशेंट, तो क्या होगा, इसका ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है फ्लोक्सिटीन से, क्योंकि वारफरिन जो है वो प्रोटीन बाइंडिंग होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड करता है. तो उससे क्या होगा, जो फ्लोक्सिटीन है जो फ्लोक्सिटीन है इज हाईली प्रोटीन बाइंडिंग इन द प्लाज्मा. यहाँ पे बहुत इजी सी एक्सप्लेनेशन है, लीव प्लाज्मा बाइंडिंग एंड ऑल. जो फ्लोक्सिटीन है वो भी प्लाज्मा बाइंड करता है, वो भी प्रोटीन बाइंड करता है प्लाज्मा में,
और जो वार्फरिन है वो भी प्रोटीन बाइंड करता है प्लाज्मा में, लेकिन जो फ्लुक्सिटीन की एफिशिएंसी है प्रोटीन के लिए वो ज्यादा है। तो क्या होगा कि जो भी वार्फरिन ने बाइंड किया हुआ है प्लाज्मा प्रोटीन, वो सब वो रिलीज कर देगा फ्लुक्सिटीन के लिए, और वार्फरिन जो है ब्लड में फ्री हो जाएगा एक्शन के लिए। तो जब ज्यादा वार्फरिन एक्शन के लिए फ्री हो जाएगा तो जो है टॉक्सिसिटी जो है इंड्यूस हो सकती है ब्लड में। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डिक्रीज प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ वार्फरिन। वार्फरिन की जो है प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज हो जाएगी तो वो ब्लड में फ्री हो जाएगा एक्शन के लिए। Question number 13. A patient was prescribed aspirin for treatment of rheumatoid arthritis. When the patient asked about how it acts, the answer option A given by the nurse should be aspirin is a LOX inhibitor. Aspirin is a non-selective COX inhibitor. Aspirin is an opioid analgesic या aspirin is selectively inhibits COX2. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एस्पिरिन इज एन नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर। जो COX होता है वो एक एंजाइम होता है जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। तो एस्पिरिन जो है COX नॉन सेलेक्टिवली COX को इनहिबिट करता है। एस्पिरिन क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जिसको हम NSAID भी बोलते हैं, NSAID। Question number 14. A female patient comes to the OPD with complaints of white vaginal discharge and pruritus. She is taking ampicillin for last 7 days for treatment of upper respiratory tract infection. What causes the nurse should think about the patient's symptoms? तो आंसर के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं सिस्टाइटिस, UTI, डिस्बैक्टीरियोसिस या कैंडिडियासिस। तो जब पेशेंट को वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज है और प्रोराइटिस है तो यहाँ पे ये सजेस्टिव हो रहे हैं सिम्टम्स किसके लिए? कैंडिडियासिस के लिए। तो यहाँ पे जो एम्पिसिलिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है बेसिकली, तो वो काम नहीं करेगा और पेशेंट को स्विच करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए कोई भी एंटीबायोटिक दी जाती है तो यूटीआई के सिम्टम्स या फिर फंगल इन्फेक्शन जो कि है वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन हो जाता है। ये इसीलिए क्योंकि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक बैक्टीरिया की इन वेजाइना, ये उसको भी किल कर देता है। और जो कि जो फंगस होती है वो ओवर प्रोडक्शन कर देती है अपना उस प्लेस पे। तो इसीलिए फंगल इन्फेक्शन प्रोमिनेंटली जो है वेजाइनल प्रोराइटिस और वाइट डिस्चार्ज भी प्रोड्यूस करता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अ पेशेंट वाज स्टार्टेड ऑन एंटीबायोटिक्स रिसेंटली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेवलर्स डायरिया। आफ्टर 2 days he develops pain in ankle. The nurse should think about which antibiotic in this case. फ्रेंड्स, जो ट्रेवलर्स डायरिया होता है वो एक्चुअली में तो डायरिया ही होता है, पर जब हम इधर उधर ट्रेवल कर लेते हैं और कंटामिनेटेड फूड और कुछ पानी वानी पी लेते हैं तो उससे जो डायरिया होता है उसको ट्रेवलर्स डायरिया बोलते हैं, और ये अपने आप भी सेटल डाउन हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ड्रग है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है वो टेंडनाइसिस या टेंडन रप्चर क्रिएट करता है। तो अगर आफ्टर 2 days आफ्टर टेकिंग सिप्रोफ्लॉक्सासिन पेशेंट डेवलप्स एंकल पेन डेवलप कर रहा है तो दिस कुड बी ए साइड इफेक्ट ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो द नर्स शुड थिंक अबाउट विच एंटीबायोटिक? सिप्रोफ्लॉक्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। Question number 16. A patient reports a change in the urine color and attributes it to medication. Which of the following medication is least likely to cause urine discoloration? ऑप्शंस में सबसे पहला है सल्फासेलाइजिन। ये कौन सा डिस्कलरेशन करती है यूरिन में? ऑरेंज येलो। देन एमाइट्रिप्टाइलिन, ये कौन सा करती है? ये ब्लू और ग्रीन डिस्कलरेशन। देन क्लोरोक्विनिन, ये तो पता ही होगा, कौन सा डिस्कलरेशन करती है? ब्राउन और ब्लैक। तो यहाँ पे एक ही ड्रग रह गया एस्पिरिन, जो कोई डिस्कलरेशन नहीं करता है यूरिन में। Question number 17. You are responsible for reviewing the nursing unit's refrigerator.
If you found the following drug in the refrigerator, which should be removed from the refrigerator contents. सभी को पता होगा वार्ड्स के जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो क्लीन होते हैं. हमारे तो यहाँ पे वीकली वंस होता था. आपके यहाँ पे क्या शेड्यूल है, प्लीज कमेंट करके बताइए. यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं. बेसिकली पूछा गया कौन सा ड्रग रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है. फर्स्ट इज नाडोलॉल. नाडोलॉल क्या है? कैल्शियम बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर को हम हाई ब्लड प्रेशर में देते हैं पेशेंट को, तो ये रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं होती है. देन ह्यूमोलिन इंजेक्शन, देन यूरोकाइनेस एंड ईपोजन इंजेक्शन. यूरोकाइनेस भी रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है. देन इंसुलिन इंजेक्शंस भी जो है रेफ्रिजरेटर में रखने होते हैं. बी एंड डी इज ऑल्सो टू बी kept in the refrigerator and maintain the temperature. तो ऑप्शन हमारा ए है, इसको जरूरत नहीं है रेफ्रिजरेटर की, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 18. A patient visiting the clinic has been diagnosed with acute gastritis. Which of the following medication would the nurse consider contraindicated for this patient? क्या है पेशेंट को? गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस है. ऑप्शंस दिए हुए हैं नेप्रोक्सन सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लैरिथ्रोमाइसिन या फिर फ्यूरोसिमाइड. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है नेप्रोक्सिन सोडियम. पहले ही पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है और जो नेप्रोक्सिन सोडियम है जो NSAID है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये और इंक्रीज कर देगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन एंड कुड बी अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. फ्रेंड्स लास्ट के दो क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. इंजेक्शन मॉर्फिन इज गिवन इनटू थीकल स्पेस ड्यूरिंग प्रोसीजर फॉर पेन रिलीफ आफ्टर द प्रोसीजर. After procedure, which of the following analgesic you will not administer? Not administer, याद रखिए. यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं पैरासीटामोल, डिक्लोफेनेक, ट्रेमाडोल या फिर फैंटेनिल. तो यहाँ पे पैरासीटामोल, डिक्लोफिलैक एंड ट्रेमाडोल जो हैं पेन किलर्स वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट फैंटेनिल जो है वो मे कॉज एक्सेसिव एनाल्जेसिक इफेक्ट. ज्यादा एनाल्जेसिक इफेक्ट हमें नहीं चाहिए. और ये एक और रिस्क रहेगा इसका, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है पेशेंट को. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक ओपियोइड पेन किलर है, तो हमें इसकी डोज को बहुत ही केयरफुली देना होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है. Question number 20. A patient in the terminal stage of life is experiencing dyspnea and a feeling of suffocation. According to practice guidelines, what should be the nurse's primary intervention? Option A, use any methods that comfort the patient. Option B, administer supplemental oxygen. Option C, administer bronchodilators. And D is administer anti-anxiety drug. तो यहाँ पे जो है ध्यान देने की बात यह है कि पेशेंट इज ऑन इन द टर्मिनल स्टेज ऑफ लाइफ. और टर्मिनल स्टेज में क्या होता है, पेशेंट को यूजुअली डिस्निया होता है, और जो कि बहुत ही डिस्ट्रेसिंग होता है पेशेंट के लिए. यहाँ पे हमें पेशेंट को काम करना है और मेथड्स यूज करने हैं जो पेशेंट को कंफर्ट करा सके. फॉर एग्जांपल पोजीशनिंग, मसाजिंग या प्रोवाइडिंग रीअश्योरेंस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, या फिर मेडिकेशन सच एज ओपियोइड्स एंड सेडेटिव्स विच कुड काम द पेशेंट. सो फ्रेंड्स यहाँ तक 20 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो रहे हैं हमारे. तो आगे आने वाली स्लाइड्स में भी मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ. इसके अलावा मैं पुराने जो नॉर्सेट के एग्जाम के पेपर्स थे उनको भी, उनके क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगी. तो बने रहिए मेरी वीडियोस में और रिव्यू करते रहिए. ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स. बाय बाय.